साई राम बच्चों, आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में लेसन नंबर 23 अपठित गद्यांश। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अपठित गद्यांश, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हो? अनसीन पैसेज। क्या कहते हो? अनसीन पैसेज। तो बच्चों, अपठित गद्यांश क्या होता है? अपठित का मतलब है अपठित, जो हमने पढ़ा नहीं है। अपठित का मतलब होता है जो हमने पढ़ा ही नहीं है। अपठित गद्यांश का अर्थ है वह गद्यांश जो पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया गया हो या जो हमारा पढ़ा हुआ ना हो। परीक्षा में अपठित गद्यांश दिए जाते हैं तथा उन पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो आप शुरू से एग्जाम देते आ रहे हो, शायद फर्स्ट क्लास से या सेकंड क्लास से आपके पास एक गद्यांश आता है जो आपके सिलेबस से बाहर होता है, यानी आपने उसको पढ़ा नहीं होता है। और ऐसा गद्यांश जो आपने पढ़ा नहीं है और उसको पढ़ने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको उस गद्यांश से ही उनके आंसर ढूंढकर लिखने होते हैं। तो ऐसा ही आपके पास अब भी आएगा एक अपठित गद्यांश जो कि आपने पढ़ा नहीं है। सबसे पहले बच्चों, अपठित गद्यांश को हल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिसको आपको समझना है अपठित गद्यांश को। सबसे पहले गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। एक बार पढ़ने से नहीं, पहले एक बार गद्यांश को पढ़ो, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चनों को पढ़ो, फिर दोबारा से उस गद्यांश को आप फिर से पढ़ो, तो आपको उसके सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है। तो किन किन बातें? पहले तो गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। फिर दूसरा, उसके मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए। उसमें मतलब जो गद्यांश की समरी क्या है, यानी गद्यांश के अंदर मेन बात क्या है, उसको आप रेखांकित करो या अपने मन में उसको बिठा लो कि इसमें मुख्य चीज क्या है। जब 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि गद्यांश के अंदर क्या बताया जा रहा है। गद्यांश के मुख्य बिंदुओं के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अत्यंत सरल संक्षेप में दिए जाने चाहिए। यानी गद्यांश के जो प्रश्न होते हैं, अपठित गद्यांश के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका आंसर आप कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में लिखने की कोशिश मत कीजिए। आपको उसके आंसर कम से कम शब्दों में लिखने चाहिए। जितना कम होगा उतना अच्छा आंसर होगा। ठीक है। फिर उत्तर में सरल शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत कठिन शब्दों का, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए। उत्तर में कोई भी विचार अपनी ओर से नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि आप जो अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश के जो प्रश्न होते हैं वो गद्यांश से ही आधारित होते हैं, इसलिए उस पर अपने विचार नहीं लिखने चाहिए। यानी आंसर देते समय उसमें अपने विचार नहीं लिखने चाहिए, बल्कि जो बात गद्यांश में लिखी गई है उसी को आपको आंसर देना है। गद्यांश का मूल भाव 1/3 शब्दों में दीजिए। इसमें कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। शीर्षक का संबंध गद्यांश के मूल भाव में होना चाहिए। यानी आपसे एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है अपठित गद्यांश में कि गद्यांश का शीर्षक क्या है। यानी शीर्षक का मतलब होता है टॉपिक, उसका क्या नाम देना चाहोगे आप। ये हमेशा
ज़्यादातर गद्यांश में पूछा जाता है। ज़्यादातर क्या, बहुत सभी में लगभग ये पूछा जाता है कि गद्यांश का शीर्षक क्या है, यानी टॉपिक आपको उसका नाम बताना है क्या। तो नाम क्या हो, जो बात बार बार रिपीट हो या जिस बात की ओर फोकस किया जा रहा। मेन जो गद्यांश का अर्थ होता है, समरी जो होती है, वो किस चीज़ के बारे में होती है, वही उसका टॉपिक होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जब आप गद्यांश को 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि गद्यांश में मेन किस चीज़ के बारे में, या कहानी है तो किस चीज़ की, किसके बारे में वो कहानी है, या कोई बात बताए तो किस बात पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसका मतलब जो अर्थ है, भाव है, वही उसका टॉपिक होता है। शीर्षक का साचा, भाषा सरल और वाक्य छोटे होने चाहिए। जब आंसर लिखोगे, भाषा सरल और छोटे वाक्य बनाने चाहिए। प्रश्न में जितना पूछा गया हो उतना ही उत्तर दीजिए, एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाहिए। बस जो बात पूछी है उसी का उत्तर उसमें लिखिए। यदि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का प्रारूप बहुविकल्पी है तो उचित उत्तर दिए गए विकल्पों में सावधानी पूर्वक छांटें। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि उनके आंसर कैसे दें। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक अपठित गद्यांश पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, इन गीदड़ों की तुलना में एक सिंह अच्छा है। सिंह सिंह है और गीदड़ गीदड़ है। यही, चलो इसमें तो एक अपठित गद्यांश हम यहाँ पे हल करते हैं, फिर बाकी आपको करने होंगे। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों में सबसे अधिक आकर्षक यंत्र है टेलीविज़न। इसके माध्यम से दूर के स्थानों से प्रसारित चित्र ध्वनि सहित दर्शकों के पास पहुंच जाते हैं। हमारे देश में इसका प्रचलन लगभग 5 दशक से हो रहा है। भारत जैसे देश में टेलीविज़न का बहुत महत्व है। इसके द्वारा ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन, समाचार, खेल, कृषि आदि से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। टेलीविज़न में जितनी सकारात्मक बातें हैं उतनी ही नकारात्मक भी हैं। दिनों दिन बढ़ते चैनल पश्चिमी संस्कृति को दर्शाते हुए युवा पीढ़ी के दिलो दिमाग पर बुरी छाप छोड़ रहे हैं। चैनलों पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम व फिल्मों में देखे गए दृश्यों का फैशन का अनुकरण करना आज आम बात बन गई है। टेलीविज़न का सदुपयोग होना चाहिए ताकि सभी सांस्कृतिक, सामाजिक व नैतिक परंपराओं का पालन कर सके। तो बच्चों, ये था आपका अपठित गद्यांश। एक बार हम फिर से इसको पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों में सबसे अधिक आकर्षक यंत्र है टेलीविज़न। इसके माध्यम से दूर के स्थानों से प्रसारित चित्र ध्वनि सहित दर्शकों के पास पहुंच जाते हैं। हमारे देश में इसका प्रचलन लगभग 5 दशक से हो रहा है। भारत जैसे देश में टेलीविज़न का बहुत महत्व है। इसके द्वारा ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन, समाचार, खेल, कृषि आदि से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। टेलीविज़न में जितनी सकारात्मक बातें हैं उतनी ही नकारात्मक भी हैं। दिनों दिन बढ़ते चैनल पश्चिमी संस्कृति को दर्शाते हुए युवा पीढ़ी के दिलो दिमाग पर बुरी छाप छोड़ रही हैं। चैनलों पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों व फिल्मों में देखे गए दृश्यों व फैशन का अनुकरण करना आज आम बात बन गई है। टेलीविज़न का सदुपयोग होना चाहिए ताकि
सभी सांस्कृतिक, सामाजिक व नैतिक परंपराओं का पालन कर सके। तो मेन बात इस पे किस पे फोकस किया जा रहा है, किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, टेलीविज़न का। अब हमने 2 बार पढ़ा तो हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर टेलीविज़न के बारे में हमें बताया जा रहा है। तो इसका शीर्षक क्या कर सकते हैं हम, टेलीविज़न लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार टेलीविज़न के बारे में ही बताया जा रहा है। तो फिर भी इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्या बच्चों को टीवी देखना चाहिए या नहीं? ठीक है, इसमें आपको फिर से देखो, टेलीविज़न में जितनी सकारात्मक बातें हैं उतनी नकारात्मक भी है। पहले क्या है, हमारे देश में इसका प्रचलन लगभग 5 दशक से हो रहा है। भारत जैसे देश में टेलीविज़न का बहुत महत्व है। इसके द्वारा ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन, समाचार, खेल, कृषि आदि से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। टेलीविज़न में जितनी सकारात्मक बातें हैं उतनी ही नकारात्मक भी हैं। दिनों दिन बढ़ते चैनल पश्चिमी संस्कृति को दर्शाते हुए युवा पीढ़ी के दिलो दिमाग पर बुरी छाप छोड़ रहे हैं। चैनलों पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों व फिल्मों में देखे गए दृश्यों व फैशन का अनुकरण करना आज आम बात बन गई है। टेलीविज़न का सदुपयोग होना चाहिए ताकि सभी सांस्कृतिक, सामाजिक व नैतिक परंपराओं का पालन कर सके। तो इसलिए टेलीविज़न बच्चों को दिखाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ, क्योंकि उससे हमें बहुत सी अच्छी बातें भी, ये नहीं कहेंगे कि बच्चों को टेलीविज़न नहीं लेकिन उसमें अच्छी बातें देखो ना। तो इसलिए इसका आंसर है हाँ। आपका दूसरा क्वेश्चन है, टेलीविज़न किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। किस भाषा का है? अंग्रेजी। हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, फारसी? तो अंग्रेजी भाषा का है। टेलीविज़न के क्या लाभ हैं? ज्ञान विज्ञान की जानकारी मिलती है, मनोरंजन होता है, सारे संसार की खबर मिलती है, उपयुक्त सभी, यानी ये सभी बातें होती हैं। टेलीविज़न की क्या हानियाँ हैं? इससे हानि क्या है? पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, ज्ञान की बातें, आ और वह दोनों, इसमें से कोई नहीं। लेकिन इसकी क्या हानि है? पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। जो आजकल के बच्चे जो फिल्मों को देखकर फैशन कर रहे हैं, इधर उधर गुंडागिर्दी जो भी हो रही है, तो वो इससे हानियाँ, पाश्चात्य सभ्यता का जो इस पे प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पे, उससे वो टेलीविज़न से हानि है। देखो, प्रस्तुत गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। मैंने कहा था ना, उचित शीर्षक क्या है? तो टेलीविज़न के लाभ हानियाँ, टेलीविज़न पूरी तरह क्या है, भ्रष्ट है, आ और वह दोनों बातें, इनमें से कोई। तो अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, अगर आपका ऑप्शन नहीं होता तो आप खाली टेलीविज़न लिखते तो भी वो आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तो आपका उचित ऑप्शन यही है, टेलीविज़न के लाभ हानियाँ। तो ये तो आपका था अपठित गद्यांश। तो अब आपको समझ में आ गया है अपठित गद्यांश को हमें किस तरह से करना है। पहले तो उसे 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन आंसरों को छांटना है उसमें से। तो मुख्य बिंदु क्या है? अपठित गद्यांश यानी ऐसा गद्यांश जो पहले कभी पढ़ा ना हुआ ना हो। ठीक है, अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखिए। गद्यांश को 3-4 बार पढ़ना चाहिए, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित कर लेना चाहिए, सार लेखन अपनी भाषा में लिखना चाहिए, शीर्षक छोटा होना चाहिए, प्रश्न के अनुसार उत्तर उतना ही देना चाहिए, भाषा सरल और वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। ये आप ध्यान, कभी कभी आप लोग क्या करते तो पूरी 3-4 लाइनों का एक उत्तर लिख लेते हो, लेकिन वो गलत है। आपको क्या करना है, जितना जो आंसर पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसका उतना ही आंसर देना चाहिए। आंसर ज़्यादा, अपठित गद्यांश का आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना चाहिए। तो अब समझ में आ गया अपठित गद्यांश को कैसे करना है। तो ये दोनों क्लास के लिए, 5th 6th 5th दोनों क्लास के लिए ये अपठित गद्यांश इसी तरह से करना है। तो आपको अच्छे से इसको करना है। तो बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।